Hello friends, this is the channel of my teacher Sagar sir. Welcome back to SS Study Points. Today we will solve some numericals of electricity chapter. And here is the first question in which it is given. यहाँ पर हमें दे रखा है कि एक कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है। उसमें अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के नंबर दिए हुए हैं कि कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है वो है 12.5 इंटू 10 टू द पावर 18। ये हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसा कि हमें पता है जो एक चार्ज होता है तो चार्ज एक कंडक्टर के थ्रू जब फ्लो करता है तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर इलेक्ट्रॉन पे एक पर्टिकुलर चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब इसके थ्रू हम ये देखेंगे कि एक कंडक्टर में जिसमें 12.5 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसमें आखिर कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE। अब यहाँ पर जो N है वो होता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इतनी वैल्यू हमें दी गई है। और ये जो E है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है। जब हम सारी वैल्यूज को पुट करते हैं इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक रिजल्ट आएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -1। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 20/10 दैट इज 2 कूलम हमारे पास आंसर आएगा। अच्छा ये जरा मुझे बताना कि ये कैसे आया, ये 10 टू द पावर -1 कैसे आया, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये चीज़। तो हम लोगों ने 9th में एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था कि जब बेस सेम होता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं a टू द पावर m प्लस n। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास बेस सेम है तो हम बेस को एज इट इज़ लिख देंगे, ऊपर जो पावर्स है उनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 18 प्लस, चूँकि ये माइनस में है तो ब्रैकेट लगा देंगे -19। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 टू द पावर 18 -19। ये वैल्यू चूँकि बड़ी है तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो 10 टू द पावर 18 -19 हमारे पास वैल्यू आती है 10 टू द पावर -1। इस 10 टू द पावर -1 को हम लोग 1/10 भी लिख सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर मैंने 20 के साथ किया है। जब मैंने 20 को 10 टू द पावर -1 से मल्टीप्लाई किया तो फिर मैंने 20 को इंटू 1/10 से मल्टीप्लाई किया और इसको ऐसे डिवाइड कर दिया। हमारे पास फाइनल रिजल्ट 2 कॉलम आ गया। तो अब हमारे पास एक और नया क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। क्वेश्चन इस प्रकार दिया है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। एक हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है और ये करंट 0.5 एम्पियर का है। अब ये जो करंट है ये कुछ टाइम के लिए फ्लो कर रहा है। टाइम हमारे पास 10 मिनट दे रखा है। तो पहले जो हमारे पास दे रखा है वो देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है देन फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। और हमें पूछ क्या रहा है, जो कि हमें फाइंड करना है तो वो हमें फाइंड करना है, Q फाइंड करना है नहीं हमारे पास, हमें वो ढूंढना है। तो अब जितनी वैल्यूज दी हुई है पहले वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन वैल्यूज है पहले उनको लिख लेते हैं। तो हमारे पास करंट दे रखा है I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, टाइम दे रखा है 10 मिनट। ऐसा यूनिट जो टाइम का होता है वो सेकंड में होता है, इसीलिए हम इस मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसा कि हमें पता है एज वी नो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सो 10 मिनट, इसको फाइंड करने के लिए हम 60 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास 600 सेकेंड्स आ जाएंगे। ये हमारा टाइम है। ऑलवेज हमें जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हो, अगर मिनट या आवर में हमें दे रखा हो टाइम तो उसको हमेशा सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। सो अब हमारे पास चूंकि टाइम मिल चुका है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन पूछा है देन फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, यानी कि हमें यहाँ पर ढूंढना है इलेक्ट्रिक चार्ज। करंट का फॉर्मूला जैसा कि हमें पता है I इज इक्वल टू Q/T होता है। T की वैल्यू हमने सेकेंड्स में ढूंढ ली है, I हमें दे रखा है तो सिंपली वैल्यूज को पुट कर देंगे। 0.5A इज इक्वल टू
Q अपॉन 600 सेकेंड्स। अब ये चूंकि इधर वैल्यू डिवाइड में है, ये इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो हम लोग Q इज इक्वल टू 0.5 इंटू 600, Q चार्ज जो हमारा आएगा निकल के वो आएगा 300 कूलम। ये हमारी फाइनल वैल्यू आ रही है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज क्वेश्चन में पूछा था उसकी वैल्यू 300 कूलम है। सो नाउ अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल 1.5 वोल्टेज 0.5 ओम। तो हमारे पास एक सेल है जिसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस वो क्रिएट कर रहा है वो 1.5 वोल्ट है और जो रेजिस्टेंस मिल रहा है उसको 0.5 ओम है। क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस सेल। तो इस क्वेश्चन में हमें करंट पूछ रहा है कि इस सेल के थ्रू हमें क्या करंट ऑब्टेन होगा। सो पहले जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन V इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस दिया है इसी को हम लोग V बोलते हैं। V मतलब वोल्ट, वोल्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। तो V की वैल्यू 1.5 है, रेजिस्टेंस हमारे पास 0.5 ओम दे रखा है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, I करंट हमसे पूछ रहा है। तो करंट की वैल्यू हमें नहीं पता है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 1.5 वोल्ट, रेजिस्टेंस गिवन है 0.5 ओम और करंट हमें पता करना है। तो हमें पता है बाय ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ का यूज़ करते हुए हम लोग ये करंट निकाल सकते हैं। ओम्स लॉ कहता क्या है, तो ओम्स लॉ जो है वो कहता है V इज इक्वल टू आई आर। अब इसको फर्दर हम लोग जब मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा बाय यूजिंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। हमारे पास V की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू गिवन है, I हमें फाइंड करना है। सिंपली जो वैल्यूज हमें दे रखी है हम उनको इस प्लेस पे रख देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट दिया है, करंट पता नहीं है तो उसको I एज इट इज लिख देंगे। रेजिस्टेंस हमें 0.5 ओम दे रखा है तो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चूंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है, यहाँ आने के बाद ये डिवाइड में हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 0.5। इसको फर्दर सॉल्व करने पे I की वैल्यू हमें 3 एम्पियर मिलेगी। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है, जो कि क्वेश्चन में पूछा था कि हमें करंट पता करना है जो इस सेल के थ्रू ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पे उसका क्या है, 3 एम्पियर कैसे आ गया, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 1.5 है, तो ये 3 एम्पियर आ कैसे गया। इसको दो तरीके से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 0.5 इसको हम लोग सिंपली 5 भी लिख सकते हैं और यहाँ कर दो इसको, ओके यहाँ पे कर दो। तो जो 0.5 है और जो 1.5 है, दोनों को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 5 और 15 मिलता है। अब जैसे हम लोग सिमिलरली इसको उस प्लेस पे रखेंगे तो 15 अपॉन 5 हो जाएगा। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है क्योंकि हमने 10 से दोनों जगह मल्टीप्लाई किया था। अब चूंकि 5 की टेबल में 15 3 टाइम्स आता है तो हमें इसको डिवाइड करने पे 3 वैल्यू मिल रही है। इसकी मदद से जो हमारा करंट का वैल्यू है वो 3 एम्पियर आता है। तो हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास एक और क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। क्वेश्चन हमें ऐसे दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 2.2 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है हमारे पास, वो कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, 2.2 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है। कहाँ से, 220 वोल्ट सोर्स या सप्लाई से। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट करंट विल दिस बल्ब ड्रॉ इफ कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सोर्स। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो सप्लाई है या जो सोर्स है उसकी वैल्यू घटा के 220 वोल्ट से 110 वोल्ट कर दी गई है। जैसा कि हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा था, अगर हमारा जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा और अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो करंट भी घट जाएगा। लेकिन इसके लिए करंट की वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले हमें रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। रेजिस्टेंस दोनों केस में सेम होने वाला है क्योंकि सेम इलेक्ट्रिक बल्ब से हमारा करंट फ्लो करेगा, तो रेजिस्टेंस तो हमारी सेम रहेगी। सो बाय यूजिंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर।
हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है, 220 वोल्ट। रेजिस्टेंस हमारे पास है नहीं, हमें पता करना है। करंट हमें दे रखा है 2.2 एम्पियर। इन सारी वैल्यूज़ को ओम्स लॉ इक्वेशन में हम लोग रखेंगे और इसमें रखेंगे तो हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम लोग जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें आर की वैल्यू ऑब्टेन होगी। इस आर की वैल्यू फिर हम अगले क्वेश्चन में रख के सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगी। आर इज इक्वल टू 220 अपॉन 2.2। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू जो है वो हमें 100 आएगी और 100 ओम, ये हमारी रेजिस्टेंस निकल गई। अब इस रेजिस्टेंस का यूज़ करके इस सप्लाई के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। सो बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अनुसार हमें ये पता था कि अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम कर दिया जाए तो करंट कम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया जाए तो करंट बढ़ जाएगा। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कम किया गया है तो देखना हमें ये है कि जो हमारा करंट है वो कम होता है कि नहीं। सो V इज इक्वल टू आई आर। V की वैल्यू हमें 110 वोल्ट दी गई है, R की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है तो I हमें कैलकुलेट करना है। I इज इक्वल टू V अपॉन R। ये वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगी। I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 110 वोल्ट, और जो रेजिस्टेंस हमने यहाँ से निकाला है वो यहाँ पर पुट करेंगे। फर्दर सॉल्व करने पे हमारे I की जो वैल्यू है वो आएगी 1.1 एम्पियर। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग फिर एक क्वेश्चन के साथ आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन कुछ फिगर टाइप क्वेश्चन है। इन द सर्किट डायग्राम कैलकुलेट, तो ये सारी हमें चीज़ें दी गई हैं कैलकुलेट करने को। फिगर देखते हैं फिगर कैसा है। तो फिगर में 6 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है हमें। यहाँ पर जो हमारे पास की है ये की क्लोज्ड है या ऑन है, और ऑन है तो इसका मतलब है कि जो करंट का फ्लो होगा सर्किट में वो होता रहेगा। तो इस सप्लाई के थ्रू हमारा जो करंट है आई वो ये ऐसे ऐसे फ्लो करता जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ तक आई आएगा। अब ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है जंक्शन। अब जैसे ये जंक्शन है तो यहाँ पर आकर हमारा करंट डिवाइड हो जाए। करंट डिवाइड कैसे होगा, तो करंट जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक बड़ा पानी का चैनल है, एक बड़े पानी या नदी है, या फिर कोई पाइप है बड़ी। ये पाइप 3 छोटे पाइप से जुड़ी हुई है और ये 3 छोटे पाइप कई डिफरेंट जगह पे जाते हैं। जो पानी अब यहाँ पर आएगा वो पानी तीनों पाथ में डिवाइड होके चला जाएगा। कुछ पानी यहाँ जाएगा, कुछ वहाँ और कुछ वहाँ। ऐसे ही सिमिलरली हमारा जो करंट है वो भी डिवाइड होके कुछ पार्ट उसका यहाँ जाएगा, I1 मान लेते हैं, कुछ पार्ट यहाँ जाएगा, I2 मान लेते हैं, और कुछ पार्ट यहाँ जाएगा जिसको I3 मान लेते हैं। अब इन सब रेजिस्टर्स या फिर इन सब कंडक्टर्स के थ्रू जो हमारा करंट जाएगा अलग अलग जाएगा। अब इस सर्किट में अलग अलग जाके ये सारा करंट इस पॉइंट पे, ये जंक्शन पे आके सारा करंट फिर से जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद हमें जो टोटल हमारा जो करंट स्टार्टिंग में था वही करंट हमें यहाँ पर फिर मिल जाएगा। ये सर्किट फिर आगे फ्लो करता चला जाएगा और फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। अब तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कर रहा है तो हमारा जो करंट जा रहा था वो अलग अलग कंडक्टर में जा रहा था। चूँकि हमारा करंट यहाँ आके डिवाइड हो गया है तो ये जो हमारा सर्किट है ये पैरेलल में है। करंट जब ऐसे फ्लो करते करते डिवाइड हो जाए कुछ पार्ट्स में या सब पार्ट्स में, तो वो जो सर्किट होता है हमारा वो पैरेलल सर्किट होता है। अब इस पैरेलल सर्किट को हमें सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन दे रखा है फिर उनकी वैल्यूज निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। हमसे पूछ रहा है कि I1 जो पहला रेजिस्टर है, I2 जो दूसरा रेजिस्टर है, और I3 जो कि तीसरे रेजिस्टर के थ्रू पास हो रहा है, तो उन सब की वैल्यू निकालनी है। इन सब की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ में क्या था, एक फॉर्मूला था हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर। तो इसके थ्रू हम लोग I की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। रेजिस्टेंस अलग अलग लेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास 3 अलग अलग रेजिस्टेंस है, तो इसे हम लोग 3 अलग अलग रेजिस्टेंस हर बार पिकअप करेंगे। तो सबसे पहले बाय ओम्स लॉ
V इज इक्वल टू आई आर। अब हमारे पास जो जो रेजिस्टेंस अलग अलग दे रखा है पहले उनको लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस 1 जो है हमारे पास 5 ओम का है, रेजिस्टेंस 2 जो है 10 ओम का है, और रेजिस्टेंस 3 जो है वो 30 ओम का है। अब इन सब रेजिस्टेंस के थ्रू हमें करंट कैलकुलेट करना है। जब भी हमारा कोई सर्किट पैरेलल में होता है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम रहता है पूरे सर्किट में, और जो करंट होता है वो अलग अलग होता है। तो इसीलिए करंट की वैल्यू भी हमें 3 मिलेगी, एक I1, एक I2, एक I3। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा पूरे सर्किट में सेम रहेगा क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास 6 वोल्ट है, पहला रेजिस्टेंस है, तो इसके थ्रू हम लोग ओम्स लॉ के थ्रू हम लोग कैलकुलेट, तो पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना करंट पास हो रहा है। तो इसके लिए V इज इक्वल टू आई आर, ये बाय ओम्स लॉ। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है हमारे पास 6 वोल्ट, करंट हमें नहीं पता है, कैलकुलेट करना है I1। रेजिस्टेंस जो है हमारा अलग अलग कैलकुलेट करना है, हर कंडक्टर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है अलग होगा क्योंकि रेजिस्टेंस हमारे पास अलग अलग वैल्यूज दी रखी है। पहला जो रेजिस्टेंस है वो हमारा 5 ओम का है, तो इसमें 5 ओम लिख देंगे। अब चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये इधर वैल्यू मल्टीप्लाई में होते हुए इधर आके डिवाइड में हो जाएगी। I1 की वैल्यू 6/5 हो जाएगी। अब ये 6/5 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आने के बाद डिवाइड में हो जाएगी। तो I1 जो आएगा इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे सो हमारी वैल्यू 1.2 एम्पियर आएगी। यानी कि जो करंट हमारा पहले रेजिस्टर्स के थ्रू फ्लो कर रहा है, जो रेजिस्टेंस पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है उसमें जो हमारा I1 की वैल्यू है वो 1.2 एम्पियर है। सेकेंड रेजिस्टर के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा क्योंकि हमें इसी फॉर्मूले के थ्रू सारे के सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो V इज इक्वल टू आई आर। अगेन इस बार रेजिस्टेंस की वैल्यू दूसरी वाली रेजिस्टेंस लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा पैरेलल सर्किट में सेम होगा, उसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। तो यहाँ पर 6 वोल्ट इज इक्वल टू I की वैल्यू नहीं पता, I2 इंटू R2 हमारे पास है 10 ओम। अब ये जो 10 ओम है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 6/10 इज इक्वल टू I2, यानी कि दूसरा जो करंट है उसकी वैल्यू 6/10 होगी। अब ये जो 6/10 है I2, इसको हम लोग 0.6 लिख देंगे। 0.6 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो एक प्लेस पे 0 है, तो इस एक प्लेस 0 को हटा के हम यहाँ पे एक पॉइंट पे एक प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा जो I2 आएगा वो 0.6 एम्पियर आएगा। अब हमारे पास जो दूसरा करंट है दूसरे कंडक्टर के अक्रॉस, दूसरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो हमें मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, लास्ट और तीसरे रेजिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा। पैरेलल सर्किट यहाँ पे करंट को ना ऐसे हम यहाँ पे लिखते करते हैं ना कि इसके क्रॉस कितना करंट है, तो हम I को भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं कितना 0.6 एम्पियर, राइट। इससे क्या होगा कि अगर यहाँ पे चीजें हमारी मिट जा रही है ना, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको इजीली यूज कर लेंगे। क्योंकि हमें देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहे हो, यहाँ पे टोटल करंट भी कैलकुलेट करना है कि हमें टोटल करंट कितना सर्किट में फ्लो कर रहा है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे करंट को लिखते चलेंगे, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है, तो हम करंट को यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं ताकि जब टोटल करंट निकाले तो हमें करंट की वैल्यू यहाँ से क्या है पता है, राइट। कैलकुलेट कीजिए आगे। तो हमें थर्ड रेजिस्टर के अक्रॉस करंट कैलकुलेट करना है। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा पैरेलल सर्किट होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो 6 इधर भी लेंगे। I की वैल्यू नहीं पता, I3 कैलकुलेट करना है। रेजिस्टेंस थर्ड की जो वैल्यू है वो है 30 ओम। ये 30 ओम इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो I3 की वैल्यू होगी 6/30 ओम। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5। अब जब 1/5 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारे पास I3 की जो वैल्यू है वो आएगी 0.2 एम्पियर। यानी हमारे I3 की जो वैल्यू है करंट वो 0.2 एम्पियर है। इस करंट को हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं I3 की वैल्यू 0.2 एम्पियर। अब देखो सबसे आसान क्वेश्चन बच्चे हम बताएंगे।
टोटल करंट कैलकुलेट करना है कि अब इस सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, राइट। टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो देखो जैसा कि अभी उत्कर्ष ने बताया कि ये हमारा पैरेलल सर्किट है। पैरेलल सर्किट में करंट हमारा क्या हो गया, डिवाइड हो गया, लेकिन करंट और पूरे सर्किट ये अक्रॉस द रेजिस्टेंस हमारा करंट क्या हुआ, डिवाइड हुआ, बट सर्किट में तो करंट हमारा सेम फ्लो करेगा, राइट। अक्रॉस द रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है, करंट हमारा अलग अलग हो जाता है पैरेलल में। अब देखो जैसा कि इन्होंने उत्कर्ष ने यहाँ पे लिखा है भाई कि यहाँ पे वापस करंट आने के बाद तीनों करंट मिल जाएंगे और ये I1 प्लस I2 प्लस I3 मिलकर फिर से क्या हो जाएंगे, I हो जाएंगे। इट मींस कि ये हमारा क्या टोटल करंट है। तो अब देखो कि अगर हम यहाँ पे टोटल करंट कैलकुलेट करते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए, अगर हम यहाँ पे टोटल करंट सॉरी ये है सेकंड क्वेश्चन, राइट। अब अगर हम टोटल करंट यहाँ पे कैलकुलेट करें तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट। तो अब देखो जरा इनकी वैल्यू जरा ऐड करो तो हो जाएगा 1.2 एम्पियर प्लस 0.6 एम्पियर प्लस कितना दे रखा है 0.2 एम्पियर। अब जरा इसको आप ऐड करो, उत्कर्ष मैं ऐड नहीं करने वाला भाई, तुम ही ऐड करो इसको। ऐड करते हैं तो 1.2 प्लस 0.6 1.8 हो जाएगा, 1.8 प्लस 0.2 2.0 एम्पियर हो जाएगा। ये हमारे टोटल करंट की वैल्यू आ रही है। ये मैंने ऐड करके बताया। चलो ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। पहले क्वेश्चन का आंसर हो चुका, सेकंड क्वेश्चन में टोटल करंट हमारा सर्किट के थ्रू 2 एम्पियर निकल के आया। तो अब हम आ चुके हैं हमारे आखिरी पार्ट पे। क्वेश्चन की आखिरी पार्ट हमसे क्या कह रहा है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सर्किट। ये जो पैरेलल सर्किट है हमारे पास और ये जो सारे रेजिस्टेंस दे रखे हैं अलग अलग है, लेकिन जो ओवरऑल सर्किट में हमारा रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। अब चाहे ऐसे क्वेश्चन में तुमको टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस दे, टोटल रेजिस्टेंस दे या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तीनों की मतलब सेम होती है। तीनों का मतलब यही होता है कि हमें सर्किट में ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो फाइंड करना होता है। पैरेलल सर्किट में और सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस फाइंड करने का अलग अलग फॉर्मूला होता है। पैरेलल सर्किट में जो फॉर्मूला होता है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1/RT या 1/R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट और टोटल दोनों का मतलब सेम ही होता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पहला रेजिस्टर हमेशा ऐसे लेते हैं, जो भी रेजिस्टेंस दिया रहेगा उसको ऐसे 1/R1 1/R2 ले रहेंगे हम, और फिर 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस ऐसे ही डॉट 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 जितना भी वैल्यू दिया रहेगा सबको हम लोग ऐसे रेसिप्रोकल करके 1/R1 R2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, हम उन तीनों को कंसीडर करते हुए केवल 3 वैल्यूज को यहाँ पर रखेंगे। पहला हमें दे रखा है 1/5 ओम, पहला हमें 5 ओम रेजिस्टर दिया है उसको हम लोग रेसिप्रोकल करके 1/5 लिखेंगे। दूसरा हमारे पास 10 ओम है तो उसको 1/10 लिखेंगे। तीसरा हमारे पास 30 ओम है तो उसको 1/30 लिखेंगे। यहाँ पर एलसीएम हमारा 30 होगा, 30 को एलसीएम ले लेंगे। 5 के टेबल में 30 लाने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 6 से हम लोग नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा, ये 6 यहाँ लिख लेंगे। 10 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 30 आएगा, सिमिलरली ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3 यहाँ पे लिख लेंगे और 30 तो एज इट इज़ है ही, तो यहाँ पर 1 से ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, बस ना भी करें तो भी ठीक ही है क्योंकि एलसीएम तो सेम ही है। तो फिर भी यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 10/30। अब ये जो 10/30 ओम है ये 1/R इक्विवेलेंट या 1/RT की वैल्यू है, यानी कि 1/R टोटल रेजिस्टेंस टोटल जो है उसकी वैल्यू है। इसको अब फाइनल वैल्यू निकालने के लिए हम ये जो रेजिस्टेंस है इसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो R इक्विवेलेंट या फिर R टोटल इसकी वैल्यू आ जाएगी 30/10 ओम। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। जो हमारा R इक्विवेलेंट की वैल्यू है या R टोटल की वैल्यू है वो 3 ओम निकल के आएगी। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा ओवरऑल सर्किट में जो रेजिस्टेंस है इन तीनों के थ्रू जो रेजिस्टेंस हमें मिलेगा टोटल में वो 3 ओम का रहेगा, यानी कि हमारे पूरे सर्किट में ओवरऑल रेजिस्टेंस 3 ओम का है। तो लास्ट क्वेश्चन जो था हमारा उसका आंसर क्या होगा, 3 ओम।